तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे अगर मैं कोई कहानी सुनाता हूँ, खासकर जिसमें पुलिस का रोल होता है, तो मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि पुलिस वालों को मैं थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर दूँ। और उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर कोई पुलिस वाला भी इस कहानी को सुने तो उस तक एक मैसेज जाए कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा, कि इसको बढ़िया से सॉल्व करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा, तो हो सकता है कि कोई मेरी भी ऐसी तारीफ़ करे। तो एक तरह से उसके लिए एक मोटिवेशन। और जो आम जनता है जिसको पुलिस पे भरोसा नहीं है, ऐसी कहानियों में मैं जब ग्लोरीफाई कर देता हूँ तो हो सकता है कि उसे एक भरोसा हो जाए कि यहाँ पुलिस वाले हैं, मैं सुरक्षित हूँ। हालांकि पुलिस वालों की वजह से ही कुछ लोग सुरक्षित भी हैं। चूँकि पुलिस ना हो तो आसपास इतने हैवान, इतने शैतान घूम रहे हैं कि हम जैसे आम इंसानों को फिर वो जीने ही नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा भी है, जो भी है, पुलिस वाले हैं तो कुछ फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन इसके बावजूद कुछ कहानियाँ ऐसी भी आती हैं जिसको आप चाहे जितना चाह लें कि इसमें हम पुलिस वालों की गलती ना निकालें, उनको शक के दायरे में, उनको लापरवाहों की कैटेगरी में ना डालें, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया होता है कि उसको जानने के बाद, उसको सुनने के बाद सच कहें तो खून खौल जाता है। और ऐसा लगता है कि शायद जब तक आदमी की मौत ना हो तब तक पुलिस वाले उस केस को, उस मामले को बड़े हल्के में लेते हैं। और आज की कहानी इस बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। कहानी साल 2014 की है। कहानी उत्तर प्रदेश में एक बेहद मशहूर जगह कानपुर, और इसी कानपुर में एक इलाका लगता है पशुपति नगर। इसी पशुपति नगर में रहने वाले एक तंबाकू के व्यापारी जिनका नाम था राजकुमार, और उनकी बीवी जिनका नाम था सुनीता, और बाकी परिवार में जो लोग थे। ये कहानी इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमेगी। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। तो इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो होती है साल 2014 से। साल 2014 राजकुमार के बेटे की नई नई शादी हुई थी। घर में नई बहू आई थी। राजकुमार 2 भाई थे। एक भाई बगल के मोहल्ले में रहा करता था जिसका नाम था रामप्रसाद। रामप्रसाद के भी बच्चे थे। इधर राजकुमार के घर में खुशियों का एकदम सैलाब आया था। नई नई बहू आई थी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। अब बहू का आना हुआ तो जो भाई के घर के लोग थे, चाहे वो भाई की बेटी हो, चाहे भाभी हो, वो तमाम लोग भी अक्सर अपनी नई नवेली बहू से, नई नवेली भाभी से मिलने आते थे। लगातार ये सिलसिला चल रहा था। इसी दौरान 4 दिसंबर साल 2014 की ये बात है, माफ़ कीजिएगा 4 जनवरी साल 2014 की ये बात है। जो बड़े भाई रामप्रसाद थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रक्षा। रक्षा अभी 20-22 साल की लड़की। अब उसकी भाभी आई थी तो काफ़ी खुश थी। इधर हाल में ही जो शादी हुई थी उसकी कैसेट बन के आई थी। यानी जो अब कल तो पेन ड्राइव का ज़माना है, साल 2013-14 में कैसेट आती थी। तो कैसेट आई थी। फिर ये हुआ कि कैसेट कहाँ देखी जाए, तो फिर रक्षा के पास एक लैपटॉप था। तो रक्षा ने अपनी भाभी जिसका नाम था रश्मि, उससे बातचीत की। और फिर ये फाइनल हुआ कि 4 तारीख को मैं कॉलेज से आऊँगी और वहीं पे सीधे चली आऊँगी। उसके बाद हम लोग शादी की कैसेट देखेंगे। शाम को जब कैसेट ख़त्म हो जाएगी, अगर देर हो जाती है तो मैं यहीं रुक जाऊँगी, अगर देर नहीं होती है तो अपने घर चली जाऊँगी। ननद भाभी में बात हो गई, सारे लोग एकदम खुश। 4 तारीख को उस समय जो फिक्स हुआ था उसी टाइम पर रक्षा आती है। आने के बाद पहले तो अपनी चाची से मिलती है जिसका नाम था सुनीता। पैर वैर छूने के बाद फिर भाभी के कमरे में जाती है। जाने के बाद अब शादी की जो कैसेट है वो लगा दी गई। शादी की वीडियो चलने लगी। दोनों ननद भाभी बैठ के आराम से 5 बजे तक शादी की पूरी कैसेट देखते हैं। देखने के बाद अब जब कैसेट ख़त्म हुई, इधर 5 बज गए और शाम हो गई, तो फिर रक्षा कहती है कि अब मैं चलती हूँ। इसके बाद रक्षा वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद सोचती है कि चलें अपनी चाची से भी पैर छू लें, फिर जाएं। अब पैर छूने के लिए रक्षा जैसे ही अपने चाची के कमरे में दाखिल होती है, अचानक से रक्षा चीख पड़ती है। अब रक्षा जब चीखती है तो फिर भाभी एकदम सन्न कि क्या हो गया, रक्षा क्यों चीख रही। आसपास के लोगों ने भी चीख सुनी। सारे लोग भागे भागे आते हैं। आने के बाद जैसे ही सुनीता के कमरे में दाखिल होते हैं, उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद सारे लोग दंग। अंदर सुनीता बिस्तर पे हाथ पांव उसका बांधा हुआ था। मुंह से, नाक से उसके खून निकल रहा था और पूरा बदन खून से लथपथ था। अब ये चीज़ जैसे ही आसपास के लोग देखते हैं, एकदम हल्ला गुल्ला मच गया। सारे लोग इकट्ठा हुए। किसी ने अब राजकुमार को भी फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा हुआ। उधर से राजकुमार भागा भागा आया। राजकुमार अपनी बीवी को उठाता है, लेके हॉस्पिटल जाता है। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर कोई इलाज करते, कोई कुछ दवा होती,
डॉक्टर जैसे चेक करते हैं फ़ौरन बता देते हैं कि अब जो सुनीता है उसके अंदर कोई जान नहीं बाकी है, यानी सुनीता मर चुकी है। अब एक घर के अंदर एक महिला, उसका हाथ पांव बंधा, कान से, नाक से, गले से खून टपक रहा। तो फिर सीधी सीधी बात है किसी ने कुछ किया है। उसके बाद जब घर वालों ने चेक किया तो पता चला कि जो अलमारी थी, जो तमाम चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें भी इखड़ी बिखड़ी हैं। यानी ऐसा लगा कि कोई आया, उसने लूटपाट की, उसके बाद लूटपाट में शायद सुनीता ने विरोध किया तो फिर सुनीता को उसने मार दिया। अब मामला लूटपाट और मर्डर का था तो फौरन जो राजकुमार था भाग के नौबस्ता थाना जाता है। जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवाता है कि मेरी बीवी को किसी ने मार दिया, साहब आइए आप सबूत इकट्ठा कीजिए, तमाम चीज़ें कीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने ना इस मामले में गंभीरता दिखाई, ना ही मौका वारदात पे पहुंचते हैं, ना ही कोई सबूत, ना ही कोई और चीज़, मामले को यूं ही इग्नोर कर देते हैं। इधर अब राजकुमार के घर का कोई गया था, ख़त्म हुआ था, उसको चैन नहीं। जब थाने वालों ने मदद नहीं की तो वो सीधा सीधा एसपी साहब के पास पहुंचा। एसपी साहब को जब पूरा मामला बताया तो एसपी साहब अब उनको पूरा मामला समझ में आया कि ये कत्ल और लूटपाट का मामला है और इधर पुलिस वाले जो हैं इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया, कहा कि इस मामले को सुलझाओ। अब ऊपर से आदेश हुआ तो पुलिस वालों की भी हवा खराब। अब वो जाके 2-3 घंटे बाद जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था वहाँ आते हैं। आने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं, कमरे को चेक करते हैं, लाश की पोजीशन क्या थी वो तमाम चीज़ें चेक करते हैं। फिर पूछते हैं कि कौन घर में था, क्या हुआ था। तो रक्षा और उसकी भाभी रश्मि तमाम चीज़ें बताती हैं कि हम लोग शादी की कैसेट देख रहे थे, उसके बाद जब रक्षा निकलती है तो ये तमाम चीज़ें देखती है। अब पुलिस वालों ने ये पूरी बात सुनी। बात सुनने के बाद अब तक एसपी साहब खुद मौका वारदात पे आ गए। अब एसपी साहब जब मौका वारदात पे आ गए तो फिर जो थाने के लोग थे वो भी परेशान कि एसपी साहब बार बार आ रहे हैं तो इसका मतलब अब कुछ करना पड़ेगा। फ़ौरन फॉरेंसिक की टीम आई, उसने सबूत इकट्ठा किया। सबूत इकट्ठा किया तो कोई सबूत नहीं मिला। साथ ही जब ये चेक किया गया कि क्या क्या गायब है तो पता चला सोने और घर में जो 20-22 लाख रुपए रखे थे ये दोनों चीज़ गायब है। यानी मामला सिंपल है कि किसी ने लूटपाट के इरादे से घर में दाखिला लिया। उसके बाद जब सुनीता ने विरोध किया तो उसने सुनीता का कत्ल किया और तमाम चीज़ें लूट के गायब हो गया। अब ये मर्डर क्यों हुआ ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ पुलिस वालों को खटक जाती है और वो चीज़ थी कि घर में 2 और लोग थे और घर के पहले कमरे में एक कत्ल हो गया और घर के दोनों लोगों को भनक तक ना लगी। कोई आदमी मारेगा, कोई लूटने आएगा। तो ऐसे सूरत हाल में सुनीता चीखी होगी, चिल्लाई होगी, मदद की गुहार लगाई होगी। घर में 2 लोग हैं और किसी को कोई खबर नहीं। लिहाजा जब ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी तो पुलिस वालों की जो शक की सुई थी घर वालों के इर्द गिर्द घूम गई। और घर में कौन? एक भाभी और एक भतीजी। तो फौरन रक्षा और उसकी भाभी रश्मि के सब इर्द गिर्द पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। पहला जो शक गया वो भाभी पे गया, यानी सुनीता की बहू पे। चूँकि हाल में ही शादी हुई थी तो ऐसा हो सकता है कि कोई प्रेमी का मामला हो, कोई प्रेम प्रसंग हो। लिहाजा पुलिस वालों की जो शक की सुई थी सीधा सीधा भाभी के ऊपर घूम गई। भाभी के खिलाफ पुलिस वाले सबूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन गुजर गए, ना कहीं से कोई सबूत मिला, ना कहीं से कोई सुराग मिला। इधर पुलिस वालों के हाथ खाली। इधर एसपी साहब सीधा सीधा कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके केस को सुलझाओ। तो यहाँ से प्रेशर पड़ रहा, अब क्या करें। इधर पुलिस वालों ने जब ये चीज़ देखी कि घर में 2 लोग हैं और एक कत्ल हो जाए, आवाज़ न जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अब सीधा सीधा भाभी और ननद से पूछना शुरू किया कि घर में आपके कत्ल हुआ और आप लोग सुन क्यों नहीं पाए। तो इस पर इन दोनों ने बड़ा सिंपल आंसर दिया और कहा कि ऐसा है, हम लोग लैपटॉप में कुछ देख रहे थे, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें पता ही नहीं चला। अब इन दोनों ने ये बात बोली, उधर पुलिस वाले अजीब कसमोकस में कि घर में कत्ल हो जाए और बगल के कमरे में कोई हो और खबर ना चले, ऐसा कैसे। तो पुलिस वालों ने सोचा कि इसका पता लगाने का सिंपल तरीका है, सीन को रिक्रिएट कर लेते हैं। यानी कोई महिला कांस्टेबल सुनीता की एक्टिंग करे, साथ ही कोई 2 महिला कांस्टेबल ऐसी हों जो बैठ के लैपटॉप में कोई चीज़ देखें, कोई ऐसा हो जो मर्डर करने की एक्टिंग करे, एक कोई ऐसा हो जो चीखने की एक्टिंग करे। यानी पूरा सीन रिक्रिएशन, यहीं से सब पता चल जाएगा। पुलिस वालों ने अब सीन को रिक्रिएट किया, यानी एक आर्टिफिशियल मर्डर करवाया, 2 लोगों को उसी कमरे में उसी पोजीशन पे बैठाया। उसके बाद जब आर्टिफिशियल मर्डर हुआ और एक आर्टिफिशियल सुनीता जो बनाई गई थी जब वो चीखी
तो सबसे हैरान करने वाली बात जो निकल के सामने आई वो यही थी कि उस सुनीता की भी चीख कमरे में नहीं आई। यानी ये दोनों लड़कियां या फिर एक महिला एक लड़की एकदम सही कह रहे थे कि सुनीता चीखी या नहीं चीखी, उसकी आवाज़ हम तक नहीं आई। इसका मतलब है इन दोनों को सच में कुछ नहीं पता। पुलिस वालों की शक की सुई अब इन दोनों से हट गई, क्योंकि इन दोनों ने सही कहा था। लेकिन अब घर में भी कोई नहीं शामिल है तो फिर मामला कैसे सुलझे। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पता करना शुरू किया कि कोई आया था, आपने किसी को भागते देखा। लेकिन आसपास के तमाम लोग भी सीधा सीधा कहते हैं कि साहब हमने किसी को भागते देखा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम लोग इस घर के सामने नज़र ही गड़ाए रखते हैं। हाँ, अगर कोई भागता और सामने पड़ जाता तो ज़रूर हो सकता है कोई आया हो सकता है कोई नहीं आया हो, कुछ श्योर नहीं है। अब ये तमाम चीज़ पुलिस वाले इधर करते रहे, उधर मीडिया और आसपास के लोगों का प्रेशर बनता रहा। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे। इसी बीच जब कहीं से कोई सबूत, कहीं से कोई सुराग, ना कोई मामला आगे बढ़ा, ना कहीं से कोई क्लू मिला, तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस परिवार का बैकग्राउंड खंगालते हैं। अब पुलिस वालों ने जब इस परिवार का बैकग्राउंड खंगाला, साथ ही पूछा कि क्या कोई दुश्मनी थी, क्या कोई रंजिश थी, तो ये सवाल जब मरने वाली सुनीता के पति राजकुमार से पूछा गया और ख़ासकर जब नौबस्ता थाने वालों ने पूछा तो राजकुमार का गुस्सा फूट गया। क्योंकि राजकुमार पिछले 1 साल से कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहा था जो शायद थाने वालों को पता थी और उन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद फौरन एसपी साहब आते हैं। उन्होंने मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर जब राजकुमार से पूछा गया कि ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से आप पुलिस वालों पर इतने नाराज़ हैं, तो फिर उन्होंने कुछ कहानी बताई और कहा कि साहब कई महीने पहले की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले शख्स ने मुझसे कहा कि 15 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। अब ये चीज़ जब मैंने सुनी तो मैं भाग के हुए नौबस्ता थाने पहुंचा। मैंने जो एसओ साहब थे उनको बताया, कहा कि मुझे धमकी मिल रही, लेकिन एसओ साहब ने मुझे समझा बुझा के भेज दिया। ना ही उस नंबर को ट्रैक किया, ना ही पता करने की कोशिश की। हालांकि कुछ दिन तक फ़ोन आया, जब मैंने पैसे नहीं दिए तो फिर फ़ोन आना भी बंद हो गया। लेकिन उस टाइम भी एसओ साहब ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मेरा एक नाती है, यानी मेरे बेटी का बेटा, वो कुछ दिन के लिए शादी में आया था और वहीं से अचानक से गायब हो गया था। गायब होने के बाद मैंने फिर पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज करवाई। मेरे पास फिरौती के लिए फिर फ़ोन आया कि अपने नाती को अगर सुरक्षित चाहते हो तो 10 लाख रुपए दे दो। मैं थाने गया, मैंने एसओ साहब को पूरा माजरा समझाया। एसओ साहब ने मुझे समझा बुझा के भेज दिया। ना ही उस नंबर को ट्रैक किया, ना ही पकड़ने की कोशिश की, ना ही कुछ किया। मामले को यूं ही हाथ पे हाथ रख के वो देखते रहे। और किस्मत का यह जब खेल था कि जब मैंने पैसे नहीं दिए तो उस किडनैपर ने मेरे नाती को कुछ किया नहीं और यूं ही छोड़ दिया। तो 2-2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका। मैंने पुलिस वालों को कंप्लेंट दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ किया तक नहीं। इधर तीसरी बार भी जब मेरी बीवी का कत्ल हुआ, मैंने थाने में तहरीर दी, तो कोई भी पुलिस वाला आना ज़रूरी नहीं समझ रहा था, इसलिए एसपी साहब मैं आपके पास आया। अब ये तमाम चीज़ जब एसपी साहब सुनते हैं तो सुनने के बाद वो भी नाराज़ होते हैं। उसके बाद फ़ौरन दरोगा साहब को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि अब जल्दी से सुलझाओ। अब फिर से जब डांट फटकार लगी तो इनके भी कान में जू रेंगा। इन्होंने अब मामले की गंभीरता को समझा और फिर से अब 4 अलग अलग टीमें बनाई गई और 4 अलग अलग टीमें फिर से जाँच पड़ताल करती हैं। और जब फिर से जाँच पड़ताल करती हैं और तमाम सबूत इकट्ठा करती हैं और कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता, तब जाके इन लोगों के जहन में एक चीज़ आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का ही कोई शामिल हो। ज़रूरी नहीं कि वो रक्षा ही हो, ज़रूरी नहीं कि वो रश्मि हो सकता है वो राजकुमार हो सकता है वो मरने वाली का बेटा हो। इसलिए पुलिस वालों ने परिवार पे भी डाउट किया और डाउट करके अब सीधा सीधा पूछा भी नहीं जा सकता था। लिहाजा पुलिस वालों ने इन परिवार के तमाम लोगों की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की कि कौन सा नंबर किससे बात कर रहा है, कब क्या हो रहा, कौन सा एसएमएस चल रहा, क्या हो रहा। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने सबूत, गवाह, नंबर, कॉल डिटेल, सीडीआर, लोकेशन जब खंगाली, इन तमाम चीज़ों में एक नंबर ऐसा मिला जो नंबर कत्ल होने के पहले तक तो एक्टिव था। कत्ल होते टाइम उससे बातचीत भी हो रही थी, लेकिन इत्तेफाक से जब से कत्ल हुआ तब से ये नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। तब से न इस नंबर यानी जिसके फ़ोन में ये मिला इसने भी कांटेक्ट नहीं किया। बाकी किसी भी फ़ोन में ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर या फिर कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ मिली ही नहीं। अच्छा, इधर एक चीज़ और पता चली कि जिस नंबर में ये यानी जिस फ़ोन में ये नंबर था, जिस फ़ोन से बातचीत हो रही थी, उससे कुछ एसएमएस भेजे गए थे। लेकिन एसएमएस अब इनबॉक्स में जाके देखा तो पता चला कि एसएमएस डिलीट है, यानी किसी ने जानबूझ के इसमें डिलीट किया।
तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी थी पुलिस वालों को डाउट करने के लिए, और ये नंबर किसी और का नहीं, रक्षा का ही था, यानी सुनीता की भतीजी का। अब जब रक्षा के फ़ोन में एक ऐसा नंबर मिला तो पुलिस वालों ने फिर उस नंबर की डिटेल खंगाली। अब रक्षा से ऐसी पूछताछ हो नहीं सकती थी, क्योंकि हो सकता है कि बॉयफ्रेंड का नंबर हो, किसी और का नंबर हो। अब पता चले हम पूछताछ कर लें और इधर मामला बढ़ जाए, किसी की प्राइवेसी में भी नहीं घुसा जा सकता। लिहाजा पुलिस वालों के जहन में एक चीज़ आई, पहला कि ये पता कर लें कि ये नंबर किसका है, और दूसरा जो एसएमएस हुआ था, अगर गलती से या चाहे जैसे कहीं वो छूटा हो, और अगर नहीं छूटा हो तो हम कुछ टेक्निकल चीज़ें करके उस एसएमएस को, उस चैट को अगर बैकअप कर लें, रिकवर कर लें, तो हो सकता है कि उससे कुछ क्लू मिल जाए। लिहाजा पुलिस वालों ने बिना रक्षा को, बिना परिवार वालों को कोई जानकारी दी है, पहले तो उस नंबर के मालिक के बारे में पता किया कि ये नंबर है किसका, और साथ ही जो चैट हुआ था उसको बैकअप करवाया, उसको रिकवर करवाया। और ये तमाम चीज़ें जब की और वो चैट निकल के सामने आई, तो चैट को जब पुलिस वालों ने पढ़ा तो पढ़ने के बाद अब कोई सबूत चाहिए ही नहीं था। दरअसल उस चैट में दो चीज़ें थी। पहला, जो सामने वाली पार्टी थी जिसका ये नंबर था, उसका नाम था सत्येंद्र यादव, और ये चैट सत्येंद्र और रक्षा के बीच में हुई थी। और चैट में कुछ वर्ड ऐसे थे, जैसे पहले सत्येंद्र कहता है कि घर पे कौन कौन है, तो सामने से रक्षा एसएमएस के माध्यम से बोलती है कि घर पे मैं हूँ, भाभी हैं और टारगेट है। दूसरा चैट, सत्येंद्र पूछता है कि क्या घर बंद है, तो उस पर रक्षा कहती है कि नहीं, घर बंद नहीं है, अंदर से ताला और कुंडी कुछ नहीं लगी, तुम आ सकते हो। इस पे फिर सत्येंद्र सामने से फिर एसएमएस भेजता है और कहता है कि आने को तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें भाभी को संभालना होगा। तो इस पे वो कहती है रक्षा कि वो मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद फिर आधे घंटे बाद एक दूसरा मैसेज जाता है सत्येंद्र की तरफ से, और वो मैसेज ये था कि काम हो गया है, उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद रक्षा कहती है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। अब ये तमाम चीज़ें हो रही थी। उसके बाद एक पांचों और सबसे खौफनाक और सबसे कट्टर सबूत जो हो सकता था वो यही था कि रक्षा मैसेज कर रही है सत्येंद्र को कि यार एक मोटा सा दरोगा है, वो बार बार मुझे घूर रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दरोगा को मेरे ऊपर डाउट हो गया हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो मैं फंस जाऊंगी। इसके बाद सत्येंद्र मैसेज करता और कहता है कि देखो, किसी ने देखा नहीं, किसी के पास कोई सबूत नहीं, अब मरा हुआ शख्स तो आके बयान देगा नहीं, तो तुम रिलैक्स रहो और मैं ये नंबर बंद कर रहा हूँ। इसके बाद नंबर बंद हो जाता है। अब इतना चैट काफ़ी था रक्षा से पूछताछ के लिए भी है और रक्षा को गिरफ्तार करने के लिए भी है। पुलिस वाले अब जान चुके थे कि इस कत्ल में कोई और शामिल नहीं है, रक्षा ही है और उसका एक कोई दोस्त होगा जिसका नाम सत्येंद्र। बस अब वजह जाननी बाकी थी। पुलिस की एक टीम फ़ौरन घर पे जाती है, रक्षा को गिरफ्तार करती है। परिवार वाले विरोध करते हैं, लेकिन उनको समझाया जाता है कि कुछ सबूत मिले हैं। उसके बाद रक्षा से जब पूछताछ होती है, शुरुआत में रक्षा मना कर देती है, लेकिन जब शिद्दत से पूछताछ हुई तो थोड़ी देर बाद रक्षा टूटती है और एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। दरअसल रक्षा जो थी वो राजकुमार के बड़े भाई रामप्रसाद की बेटी थी। रामप्रसाद की एक ही बेटी थी। रामप्रसाद न्यू आजाद नगर में रहा करते। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, उसके बाद बीए करने जाती है। बीए के दौरान उसकी एक फ्रेंड बनती है, एक सहेली बनती है। सहेली के घर भी अक्सर जाया जाया करते, और जिस घर पे वो आया जाया करती थी उसी के सामने एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था सत्येंद्र। सत्येंद्र से जब उसकी मुलाकात हुई तो आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ, बातचीत शुरू हुई। आलम यह हुआ कि यहाँ से रक्षा निकलती, उसके बाद वहाँ स्कूल नहीं जाती, दिन भर सत्येंद्र के साथ रहती, घूमती फिरती, मौज मस्ती करती। कुछ दिनों बाद हालत ये हो गई कि अब दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार। ये हुआ कि एक दूसरे के साथ ही रहना, एक दूसरे से ही शादी करनी है। एक बार ऐसा हुआ कि ये दोनों कहीं घूम रहे थे और इसी दौरान रामप्रसाद ने इन दोनों को देख लिया। फ़ौरन वो रक्षा के पास जाते हैं। जाने के बाद उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो रक्षा बिना शर्म किए, बिना लाज किए अपने पिता से कहती है कि मैं सत्येंद्र से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूँगी। इधर अब रामप्रसाद ये तमाम चीज़ें जब सुनता है तो सत्येंद्र की स्थिति देखता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करता है, उसकी कास्ट के बारे में पता करता है, तो वो तमाम चीज़ें रामप्रसाद के हिसाब से थी नहीं। परेशान हो जाता है, बेटी को समझाता है। बेटी जिद पे अड़ जाती, कहती है कि आप नहीं करवाओगे तो मैं भाग जाऊंगी। अब यहाँ से भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिर वो अपने भाई राजकुमार से डिस्कस करता है और साथ ही सुनीता को बताता है। राजकुमार और सुनीता जब ये बात सुनते हैं उन्हें भी लगता है कि यार अगर लड़की भाग गई तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए अपने बड़े भाई से कहते हैं कि काम करो, इसकी शादी करा दो,
इससे पहले कि कोई गलत कदम उठाए। इधर रामप्रसाद कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं शादी कहाँ से करवाऊँ। तो फिर सामने से सुनीता कहती है कि भाई साहब पैसे की क्या बात है, इज्जत रहेगी तो पैसे बहुत आएंगे, एक काम करो शादी की तैयारी करो, बाकी पैसे और लड़के ये तमाम चीज़ें मैं देख लूँगी। उसके बाद सुनीता अपने ही एक रिलेटिव से बात चलवाती है और लखनऊ में इस लड़की की रक्षा की शादी फिक्स करवा देती है। और शादी की जो डेट मुकर्रर होती है वो होती है फरवरी महीने में। इसी बीच अब फरवरी महीने में जब शादी फिक्स हो गई, रक्षा को भेज दिया गया राजकुमार के घर। बातचीत का सिलसिला भी कम, इन दोनों की धड़कनें भी बढ़ रही। इन दोनों के बीच ये भी हुआ कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन भाग के जाएँ कहाँ, वहाँ भी पैसे चाहिए। ना ही रक्षा के पास पैसे, ना ही सत्येंद्र कमाता धमाता, अब पैसे का क्या करें। तो फिर सत्येंद्र और रक्षा ने एक प्लान बनाया और कहा कि चाचा के पास बड़े पैसे हैं, एक काम करो फिरौती मांग लो, क्या पता दे दें। सत्येंद्र ने फिरौती मांगी। इधर जो राजकुमार था वो पहुंच गया थाने पहुंच गया। पुलिस वालों ने कोई एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन सत्येंद्र डर गया। फिरौती मांगनी उसने छोड़ दी। इसी बीच जो राजकुमार था उसका एक बेटा था हिमांशु, उसकी शादी फिक्स होती है। बेटी की शादी उसने पहले ही कर ली थी। अब हिमांशु की जब शादी फिक्स होती है 6 दिसंबर को, तो इसी दौरान हिमांशु की जो बहन थी शिवांगी, वो अपने बेटे के साथ आती है, छोटा सा मासूम सा बच्चा। आने के बाद अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है, और वो गायब किसी और ने नहीं, रक्षा और सत्येंद्र ने किया था, इस उम्मीद में कि शायद इस बार ये लोग पैसे दे दें। पैसे की डिमांड होती है, लेकिन इस बार भी जो राजकुमार वो थाने पहुंच जाता है। अब थाने के नाम से रक्षा और सत्येंद्र फिर डर जाते हैं, फिर से बच्चा वापस कर देते हैं। फिर ये प्लान बना कि चलो लूटपाट करते हैं, लेकिन लूटपाट में भी रिस्क था, तो फिर अंत में यही प्लान बना। इधर शादी की जब तारीख भी नज़दीक आने लगी, ये हुआ कि रक्षा की फरवरी महीने में शादी हो जाएगी। तब फिर ये हुआ कि काम करो, चाहे जैसे लूटो चाहे जो करो, सुनीता बीच में आए तो उसको मार दो। और ये था जानकारी में कि अगर सुनीता को मार देंगे तो अलमारी में काफ़ी गहने और 25-30 लाख रुपए रखे होंगे। तो फिर प्लान के तहत उस दिन रक्षा आती है, लैपटॉप का वॉल्यूम फुल करती है, उसमें शादी की कैसेट चला देती है। इधर एसएमएस के माध्यम से इन्फॉर्म कर देती है कि हाँ घर पे सब साफ है, तुम आ जाओ। उसके बाद सत्येंद्र आता है। आने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर कत्ल करता है और पैसे और जो भी गहने थे वो तमाम चीज़ें लूट के भाग जाता है। अब ये तमाम पहली जब सुलझ जाती है, और इस चीज़ को अगर आप ध्यान से भी समझें, तो जब पहला केस राजकुमार ने किया था कि मुझे कोई फिरौती के लिए परेशान कर रहा, अगर उसी समय परिवार वाले और पुलिस वाले साथ खड़े हो गए होते, ठीक से जांच पड़ताल हो गई होती, तो क्या सुनीता की मौत होती। दूसरी बार एक फूल सा मासूम सा बच्चा अपहरण हो जाता है। पुलिस वाले इस मामले में भी गंभीरता नहीं दिखाते। शायद अपहरण के बाद भी अगर दरोगा साहब थोड़ा सा हिल लेते तो क्या ऐसा होता, नहीं होता। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि चाहे जितना ग्लोरीफाई कर लें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वैसी हरकत ही कर देते हैं कि उनकी वजह से जो पूरा महकमा है पुलिस का वो शर्मिंदा हो जाता है। और आज की कहानी में ठीक है ऐसे कुछ हुआ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आज मैं बड़ा खुश हूँ चूँकि यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन आया है। बहुत जल्द आपके साथ ही मिलकर उसकी अनबॉक्सिंग और उसका दीदार करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ ताकि साथ में तमाम चीज़ें हों। और एक दिन आप लोगों से लाइव आके बातचीत भी करनी है, तो वो कब करनी है आप लोग डिसाइड कर लीजिए, उसी हिसाब से आप लोग कमेंट कर लीजिए, 1-2 दिन में वो भी कर लेते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।